हेलो मेरे बहादुर सैनिकों, कैसी चल रही है तैयारी 2023 के लिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम लगे होंगे पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ टारगेट 2023 को पूरा करने के लिए। आइए एक बार फिर से हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हें मैंने बोर्ड पे लिखा है ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर किया जा सके। स्टूडेंट्स, पहला सवाल है एंजाइम है। अरे भाई तक क्या है? अब कुछ भी है, चॉइस है, उसी में से वो टिक लगाना है। आइए जरा देखते हैं कि क्या है एंजाइम। तो देखो भाई, हम लोग का सिलेबस कहता है, अब मैं तो कोई डॉक्टर हूं नहीं कि क्या बताएं, कि एंजाइम जो है एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जरा समझिएगा और मजे लीजिएगा पढ़ने का। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर कहता है कि नाइट्रोजन युक्त है। नाइट्रोजन युक्त है मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें नाइट्रोजन रहता है। फिर कहता है, कभी कभी मजा आ जाता है सुन के कि कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि नाइट्रोजन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। फिर लिखा रहता है कि उच्च अणुभार वाला, उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन का उच्च अणुभार वाला प्रोटीन है, प्रोटीन है। फिर कहता है जो जल में घुलकर क्या बनाता है, कोलाइडी, जल में घुल कर बनाते हैं कोलाइडी बिलियन। तो मेरे भाई क्या अभी भी मुझसे पूछेंगे कि एंजाइम बाबा क्या हैं? ये एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन ठुसा हुआ रहता है, जटिल है, उच्च अणुभार वाला वो प्रोटीन है, जल में ये घुलते हैं और कोलाइडी बिलियन बनाते हैं। अब हमसे मत पूछिए, अब धड़ाक से टिक लगाइए। कहां पर? सी नंबर पर। चलिए हम आपकी सुविधा के लिए लगा ही देते हैं टिक सी नंबर पर। चलिए क्लियर। तो भैया दूसरा सवाल है, भौतिक अधिशोषण में उत्सर्जित ऊर्जा लगभग होती है। तो आप इसे नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। ओके, आपने कर लिया। देखिए आपसे सवाल है, यार ये जो रस्सी है ना मेरे गले में लगा हुआ, ऐसा कभी कभी लगता है कि ये फांसी का फंदा है, ये हटना चाहिए। और बताओ आप लोग कि कैसे हटेगा? इसके लिए लेना पड़ेगा कुछ बेहतर सिस्टम। देखिए भाई, अधिशोषण के बारे में कह गए लोग, पता नहीं कौन कौन लोग कह गए हैं, लेकिन कह गए लोग अधिशोषण की, अधिशोषण होता है दो तरह का। कौन कौन भाई बोलो, बोल दीजिए एक बार प्यार से, कौन है? भौतिक अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक। कल से तो बता रहा हूं, कल वाले वीडियो में भी तो सारी बातें हुई थी। अच्छा, अधिशोषण चाहे भौतिक हो अथवा रासायनिक हो, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। आपने सुना, नोट किया, कॉपी में करें न करें दिमाग में जरूर करिए। अधिशोषण चाहे भौतिक हो या रासायनिक हो, यह एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब यह होता है कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ऊष्मा निकलेगा। लेकिन भौतिक अधिशोषण में थोड़ा ऊष्मा थोड़ा निकलता है, रासायनिक में निकलता है बड़ा। कितना निकलता है भौतिक में भाई? तो इसमें निकलता है 20 किलो जूल पर मोल से लेकर 40 किलो जूल के आसपास, 40 किलो जूल पर मोल इसमें निकलता है। और रासायनिक में भी याद कर लीजिए भाई, बोलिए याद करेंगे, किलो जूल पर मोल से लेके 240 किलो जूल पर मोल के आसपास निकलता है। किसमें? रासायनिक में। तो अब ये बताइए कि कहा गया कि भौतिक अधिशोषण में उत्सर्जित ऊर्जा लगभग होती है किलो जूल पर मोल में, तब टिक लगा लिए होंगे। बेवजह ही आपने चौक बर्बाद करेंगे और समय भी, लेकिन करें क्या, करना पड़ता है। तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल कहाँ है भाई? तो ये हो गया। अरे यार ये तो सच मुझे बड़ा परेशान करने लगा ये जो रस्सी है।
ये रस्सी ऐसा लग रहा हमको, चलो ठीक, ओके। नेक्स्ट, अधिशोषण एक अरे यार ये तो बड़ा तगड़ा सवाल है। ये देखिए इत्तेफाक ही है कि दोनों क्वेश्चन एक जगह है। अधिशोषण एक प्रक्रिया है जिसमें हमने अभी कहा कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, याद रखिएगा दोस्त, ये है ऊष्माक्षेपी। देखिए यहां पर एक आध गो बात लिख रहे हैं कि कैसा अधिशोषण, तो ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी माने एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसका मतलब जो डेल्टा एच है जिसको इंथैल्पी कहते हैं वो नेगेटिव होगा। दूसरी बात देखो, धूल उड़ा दो, पूरा धूल उड़ा दो एकदम, जैसे कि तूफान उड़ाता है, तो धूल फिर उड़ते 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 आते कहीं चिपकेगा ना। अगर मुझे आपको ये झाड़ के दिखाना हो, ये देखिए डस्टर है, धूल निकला, ये धूल कहीं ना कहीं चिपकेगा ना। तो ये जो धूल चिपका, तो जब यहाँ पर, यारी तो मैं ही धूल धूल हो गया, यहाँ पर जब धूल था तो इसमें ज़्यादा गति जुड़ जाए, रैंडमनेस ज़्यादा है, बिखरा हुआ है। जब जाके चिपक जाएगा इस बोर्ड पर, जाके चिपक जाएगा हमारे शरीर पर, जाके चिपक जाएगा मोबाइल पर, जाके चिपक जाएगा आपके शरीर पर तो नहीं जाएगा यहाँ से कम लेकिन चिपक जाएगा। तो ये बताइए कि इसकी जो रैंडमनेस है, जो गति कर है, वो बढ़ जाएगी घट जाएगी? स्वाभाविक तौर पे घट जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कि जब ये चिपक जाता है तो एंट्रोपी इसकी क्या होती है, घट जाती है। तो एंट्रोपी जो होती है ना, घट जाती है, एंट्रोपी घटती है जब भी हो, रासायनिक हो भौतिक हो। इसका मतलब कि डेल्टा एस का मान भी जो होता है ना, वो भी नेगेटिव होता है। और देखो ना, वो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अरे यार तो है नेगेटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका इंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव होगा, इंट्रॉपी का वैल्यू नेगेटिव हो, और डेल्टा जी जिसको गिब्स ऊर्जा कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, उसका भी वैल्यू नेगेटिव होगा। याद हुआ? बोलिए हाँ या ना। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, नोट। इसमें इंट्रॉपी का मान घटती है, नोट करिए। तो अधिशोषण ऊष्माक्षेपी मान डेल्टा जी एच का मान नेगेटिव, ये इंट्रॉपी नेगेटिव होती है। क्यों भाई? क्योंकि अभी आपने धूल कण उड़ा, कितना उड़ा यार, तो धूल कण उड़ते उड़ते चिपक जाएगा, माने इसकी एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। जो रैंडमनेस है जो यहाँ बिखरा हुआ है, चिपकने के बाद यहाँ पर घट जाता है, तो घट गई, माने डेल्टा एस नेगेटिव। अच्छा कि डेल्टा एस डेल्टा जी दोनों नेगेटिव है, तो डेल्टा एस और डेल्टा एच नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है, गिब्स फ्री ऊर्जा भी नेगेटिव हो जाता है। यार आज मेरा दिन ठीक नहीं लग रहा है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? देखिए ये सब जो है ना जहां निगेटिव हो, तो ये हो गया आपका डी। देखो भाई, दिन अच्छा और ख़राब तो तब होगा जब आप मुझे बताएंगे कि हाँ वीडियो पसंद आया नहीं। एक्चुअली मेरे बार बार पैर में फंस जा रहा है ये रस्सी। आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको पसंद आया नहीं आया, कहाँ कुछ सुधार करना चाहिए, तो कुछ आगे देखा जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। धानायन कोलाइडिसॉल के स्कंदन के लिए सबसे प्रभावी पदार्थ, उसे मिटाना पड़ेगा। हम तो मिटा देंगे, मिटाना तो नहीं संभव है भाई, हम तो कम से कम नहीं मिटा सकते, बोर्ड पे जो लिखे हैं वही मिटाएंगे। देखिए कल के वीडियो में भी मैंने सवाल बनाया था कि एक होता क्या, हार्डी-सुलजे एक रूल है। वो रूल कहता है कि आपके पास, सुनिएगा ध्यान से, हार्डी-सुलजे नियम कहता है, एकदम चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया से कहता है, केवल हम आपसे नहीं कह रहे हैं, पूरे विश्व भर के सिलेबस में मौजूद है ये, कि हार्डी-सुलजे रूल कहता है कि अगर कोई आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन है, कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन है, तो कोलाइडल सोल्यूशन या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा। क्लियर? तो अगर पॉजिटिव सोल्यूशन है तो उसमें कोई अगर नेगेटिव सब्सटेंस मिलाइएगा तो उसका स्कंदन हो जाएगा और छेपड़ हो जाएगा, मतलब वो जाके पेंदी पे बैठ जाएगा। कोएगुलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, कोएगुलेट होगा, आपस में जुड़ेगा और फिर जाके पेंदी पे बैठ जाएगा, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने कल भी लिया था, एक बार फिर बोला, जैसे दूध है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है, आपने नींबू डाल दिया उसमें, तो जैसे ही नींबू डाला तो पहले सबसे पहले थक्का बना, उसी को कोएगुलेशन बोलते हैं। थक्का बना और थक्का बन के पेंदी पे जाके बैठ गया, माने प्रेसिपिटेशन हुआ। तो अगर नेगेटिव कोलाइडल सॉल्व है तो थक्का बनाने के लिए उसमें पॉजिटिव पदार्थ मिलाना होगा। अगर पॉजिटिव है तो मैं नहीं कहूँगा, आप समझ रहे हैं। तो अब देखिए है रूल क्या, कि अगर मान लीजिए कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्व है तो उसमें जो पदार्थ मिला रहे हैं, कोएगुलेटिंग एजेंट कहते हैं उसको, कोएगुलेटिंग सब्सटेंस कहते हैं, स्कंदन करने वाला पदार्थ कहते हैं, उस पर जितना ज़्यादा आवेश होगा उतनी ही तेजी से स्कंदन की क्रिया करेगा।
मतलब जो इस पदार्थ को स्कंदन करने के लिए आपने डाल दिया वो जितना पावरफुल होगा उतना तेजी से अपना काम करेगा, सिंपल। अब कितना पावरफुल है ये कैसे समझ में आएगा? तो जितना ज्यादा आवेश होगा उसमें स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही होगी। तो मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा, अधिक आवेश समानुपाती हो जाएगा स्कंदन क्षमता। तो अब जरा देखिए, यहां पर पहला है K4FeCN6। भाई साहब जब इसको तोड़ के बुकनी करिएगा ना तो ये 4 गो K निकलेगा, 4 गो K प्लस और हो जाएगा FeCN6 पर 4 गो माइनस। कै गो माइनस? 4 गो। तो अब बताइए, तो ऋण आवेश है और आपके पास ऋण आवेश अगर हो गया तो धनायन कोलाइडी विलयन के लिए तो ही ना ऋण आवेश ना काम आएगा, क्योंकि कोलाइडी विलयन कैसा है? धनायन है। दूसरा का को जरा तोड़ के देखिए, AlCl3 है। भाई साहब ये तोड़ के देखिएगा तो अल्युमिनियम पर 3 गो प्लस और 3 गो क्लोरीन माइनस निकलेगा। तो यहाँ पर कै गो प्लस है? 3 गो। यहाँ पर कै गो माइनस है? देख रहे हैं 4 गो। अब आइए जरा CuSO4 टूट जा बेटा, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, अतः 2 गो ना प्लस हुआ जी। हाई तो 100 जा के यौगिक है, ये काहे तोड़िएगा? लोग दुनिया वाले शराब कहते हैं इसको, पी के लोग बेहोश हो गए, कितनों का लीवर खराब हो गया। फिलहाल देखने के काम चलाइए। तो ये देखिए, सबसे हमने क्या किया? अधिक आवेश अधिक स्कंदन क्षमता। तो आवेश यहाँ पर देखिए 4 गो ऋण आवेश है, यहाँ पर 3 गो हमको ऋण आवेश से मतलब था, तो यहाँ पर 2 गो ऋण आवेश है, हमको धन आवेश से मतलब ही नहीं, चूंकि हमारा धनायन कोलाइडी विलयन है ना। तो 1 गो ऋण आवेश 2 गो ऋण आवेश, तो 4 गो 1 गो 2 गो, तो कौन ज्यादा होगा? 4 गो वाला। मतलब धनायन कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए सबसे प्रभावी जो दिया गया है इसमें कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा K4FeCN6, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 गो माइनस है, यहाँ पर 2 गो माइनस है। नेक्स्ट समझ रहे हैं ना? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि दूध है। दूध भाई जो कुछ भी है बड़ा काम का चीज, लेकिन फिलहाल जानिए कि विज्ञान कहता है कि दूध है कोलाइडल सॉल्यूशन। दूध क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब उस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग उसको बांटते हैं कि वो पायस है। ये कौन कोलाइडल सॉल्यूशन है भाई? तो जिस कोलाइडल सॉल्यूशन का परिक्षेपण माध्यम माने डिस्पर्शन मीडियम और प्रक्षिप्त प्रवाह जो घोला अगर दोनों ही द्रव हो जाए तो उसको पायस के नाम से जाना जाता है। तो दूध याद रखिएगा कि फोम नहीं है, जेल नहीं है, सॉल नहीं है, दूध पायस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसका परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था दोनों ही द्रव है। पायस होते हैं 2 तरह के, O/W, W/O। ये सब बात याद रखिएगा। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पायसीकरण से क्या समझते हैं, पायसीकर्मक कौन कौन से यूज में आते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन सवाल है, आपको याद रखना होगा इसके डेटा को। निम्न में से किस पदार्थ का स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है? अब भाई देखो ये स्वर्ण संख्या क्या है, जरा यहां समझने की कोशिश करो। आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को आप स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ स्टेबल बनाने के लिए कुछ पदार्थ मिलाते हैं जो कि उसको स्टेबल बना देता है। तो जिस पदार्थ का स्वर्ण संख्या जितना ही कम होता है वो उतनी ही ज्यादा उसको क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है, उसको अस्थाई बनाता है। तो अब अगर आप नहीं जानते कि जिलेटिन का स्वर्ण संख्या क्या है तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ लिखें कि इसका जो स्वर्ण संख्या होता है 0.0005 से लेकर 0.01 तक, और केसिन का होता है 0.02 से लेकर 0.03 तक, और ये होता है आपका सॉरी 01 से 03 होना चाहिए, मैं देख के थोड़ा सा बता रहा हूँ। 0.03 से लेकर के 0.05 तक, और स्टार्च होता है 20 से लेकर के ये 40 तक इसके वैल्यू होते हैं। एक सेकंड के लिए रुक जाइए मेरे भाई, थोड़ा सा 40 नहीं होता, ये 25 होता है। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं वैल्यू, और हीमोग्लोबिन के 0.0 से लेके 0.7 होता है।
तो ये है आपका स्वर्ण संख्या, याद रखना होगा। अब स्वर्ण संख्या का वैल्यू जितना कम होगा वो कोलाइडी विलयन को क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा अस्थायी बनाएगा, माने अस्कंदन की क्रिया के लिए आपका ये। तो यहाँ पर सबसे कम किसका है, तो ये है आपका जिलेटिन का। इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से उतनी ही उत्साह, उतने ही उमंग के साथ आप लोग का स्वागत है। इससे पहले कि आगे क्वेश्चन आंसर बनाने का सिलसिला शुरू करें हम लोग, पहले देखिए मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में था, और सबसे जो लास्ट क्वेश्चन था वो था गोल्ड नंबर पर आधारित। हम चाहते कि एक दो लाइन लिख लें। जो मैं बोल रहा था बात कि गोल्ड नंबर, कोई भी पदार्थ है उसका गोल्ड नंबर निकाला जाता है। गोल्ड नंबर का मान जितना ही कम होगा उस विलयन में, उस पदार्थ में जो रक्षण करने की, जो प्रोटेक्ट करने की क्षमता होगी भाई, उतनी ही ज्यादा होगी। गोल्ड नंबर का मान ज्यादा कम होगा, रक्षण की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। लिखने के पीछे एक और कारण, ज्यादा उत्साह में आकर मैंने एक एक्स्ट्रा ही जीरो यहां पर लगा दिया हुआ है, आप उसमें से एक जीरो जो है ना कम कर दीजिएगा। तो अब देखिएगा, तो जिलेटिन के लिए गोल्ड सबका लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि जो रक्षण जो क्षमता है वो किसकी ज़्यादा है और कितना कम है, यहाँ पर लिखा हुआ। तो उस हिसाब से आप देख करके तय कर सकते हैं कि किसमें ज़्यादा रक्षण क्षमता है, किसमें कम रक्षण क्षमता है। सिंपल सा बात है कि जितना ही कम होगा रक्षण क्षमता उतनी ज़्यादा होगा। आप उसे जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि बिना मिटाए आप जानते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर का सिलसिला, और उसके लिए पहले मुझे इसको मिटाना होगा। तो मिटा देना भाई, आप लोग है ना सहमत? चलिए हमने इसको मिटा दिया और शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन भाई, कि ZSM5 क्या है। देखो मेरे बंधु, मेरे सखा, ZSM5 एक तरह का ये जो है जियोलाइटिक उत्प्रेरक है, याद रखिएगा, जियोलाइट कैटलिस्ट है। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये क्या करता है, आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल, इस अल्कोहल को सीधे पेट्रोल में, सीधे पेट्रोल, गैसोलीन जिसको कहते हैं, गैसोलीन में बदल देगा। मतलब कि जियोलाइट की खासियत ये है कि आप दीजिएगा अल्कोहल बना कर दे देगा पेट्रोल। मतलब इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में उपयोग आने वाला एक उत्प्रेरक है। इसको कहते हैं कि एक प्रकार का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है। ये आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है, याद रखिएगा। यह एक प्रकार का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग आने वाला चीज़ है ये। सबसे इसकी खासियत है कि अल्कोहल को सीधे पेट्रोल माने गैसोलीन में बदल देता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि जियोलाइट कैटलिस्ट है। तो इसमें देख रहे हैं कहीं न कहीं लिखा होगा जियोलाइट उत्प्रेरक है, तो आपने टिक लगा दिया, यह जियोलाइट कैटलिस्ट है। ठीक है, पालकवत। दूसरा है पेप्सिन का स्रोत है, पेप्सिन का स्रोत है, इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए जो पेप्सिन है वो अमाशय से, मतलब जो स्टोमक होता है वहां से उत्पन्न होता है। तो इसका जो स्रोत है पेप्सिन। आइए जरा यहां पर भी कुछ बात लिख लिया जाए उससे रिलेटेड चीज। ये हो गया आपका पेप्सिन, इसका जो सोर्स है वो है आपका स्टोमैक, पेट कहिए, अमाशय कहिए, ठीक है। हालांकि अमाशय पेट में थोड़ा सा अंतर है, अमाशय, तो आप न अमाशय याद रखिएगा, पेट को छोड़िए। दूसरी चीज ये क्या करता है, जरा आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये पेप्सिन का जो स्रोत है वो क्या अमाशय है। ये करता क्या है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन इनको बदल देता है
एमिनो एसिड में। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रोटीन क्या करेगा, तो एमाइनो एसिड को पेप्सिन जो है वो क्या करेगा, उसको प्रोटीन को बदल देगा किसमें, एमाइनो एसिड में। और इसका जो स्रोत है वो क्या है, तो स्टोमक है, आमाशय है। और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि प्रोटीन को बदल देता है ये एमाइनो एसिड में। याद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये क्वेश्चन है, ये तीनों एक्चुअली क्वेश्चन है। अब मैं नहीं चाह रहा था कि एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार दूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको इस तरह से करके आपको बता दूंगा, क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हीमोग्लोबिन और गोल्ड सॉल्ट किस प्रकार का कोलाइड्स है। भाई साहब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन है, ब्लड है ना, वो ब्लड एकदम से पॉजिटिव वाला थिंकिंग है, याद रखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव। आप स्वयं पॉजिटिव हैं तो आपका रक्त भी, एक्चुअली आप कैसे पॉजिटिव हुए, क्योंकि ब्लड ही यार, अंदर का जो ब्लड है हीमोग्लोबिन ही पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा कि जो ब्लड है आपका पॉजिटिव कोलाइडल सॉल है, ब्लड जो है पॉजिटिव कोलाइडल सॉल है। तो उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा, देखिए कुछ मेटल्स जैसे कॉपर, सोना, चांदी, इसके कोलाइडल सॉल जो बनते हैं वो नेगेटिव बनते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा भी आप कुछ याद रखिए, स्टार्च, जिलेटिन, ये जिलेटिन, इस तरह के जो स्टार्च है, जिलेटिन है, गम है, ये जो है ना, ये भी जो है नेगेटिव कोलाइडल सॉल बनाते हैं। अब पॉजिटिव में कौन बनाते हैं, तो मेटल के हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव बनाएंगे। जो मेटल, देखिए मेटल के कोलाइडल सॉल हो गया, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पीतल, ये सब नेगेटिव होगा। स्टार्च, गम, जिलेटिन इत्यादि ये सब नेगेटिव होगा। इसके अलावा जो मेटल के हाइड्रोक्साइड जो है, जैसे आप कह सकते हैं Al2O3, यहाँ पर XH2O या OH में लगा देते हैं LOH3, इस तरह से ये सब जो हो जाता है ये पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका जो ब्लड है वो पॉजिटिव हो गया। उसके अलावा मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, सल्फाइड जो होते हैं, वो पॉजिटिव बनाते हैं। लेकिन मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर इत्यादि कोई मेटल ले लीजिए, स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, ये सब जो सब्सटेंस होते हैं ये नेगेटिव बनाते हैं। तो अब देखिए ना, आपका ब्लड किधर है, पॉजिटिव, हीमोग्लोबिन कहाँ पे, दोनों धनात्मक, नहीं गलत जवाब, दोनों ऋणात्मक भी, हीमोग्लोबिन धनात्मक और गोल्ड सॉल्ट ऋणात्मक। तो इसका मतलब सी जवाब इसका एग्जैक्ट होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, ब्लड पॉजिटिव है। ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी विलयन, अरे भाई जो ब्राउनी गति आपको याद है क्या करता है, ब्राउनी गति जो कोलाइडी के कण होते हैं ना, लगातार उसमें एकदम अंधाधुंध एकदम जिगजैग मोशन करते रहते हैं। और इतना मोशन करते हैं कि एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल एकदम समझिए रेस्टलेस बनाया रहता है। जैसे मोशन करते गया, दूसरे से टकरा, टक, उनको स्पीड अप कर दिया, वो जाकर किसी तीसरे से टकराया, मैंने सब एक दूसरे को धक्का मारता है, और धक्का मारता रिपल्सन करते रहता है, और सब एक दूसरे को मैंने समझ लीजिए कि एक रेस में, एक ऐसे रेस में लगा दिया है जिसका कोई अंत नहीं है। और उसी जिगजैग मोशन का नाम होता है कोलाइडी विलयन। तो अब सोचो, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी जो गति होता है, कोलाइडी गति के कारण तो पार्टिकल्स मोशन में है, तो जब मोशन में होंगे तो कोलाइडी कण को क्या बनाए रखेगा, एकदम स्टेबल बनाए रखेगा। कोलाइडी विलयन के अस्थायी होने का क्या मतलब, पेंदी पे जाके बैठ जाना और क्षेपित होना, वो बैठने ही नहीं देगा, उनको रेस्ट में आने ही नहीं देगा, एक दूसरे से जुड़ने ही नहीं देगा। तो याद रखिएगा कि ब्राउनी गति के कारण जो होते हैं ना, कोलाइडी विलयन जो आपका होता है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी को हासिल करता है। ये सब जो है ना गलत है, बकवास है, गर्म होना, ठंडा होना, सब बात गलत है। तो आइए, अपोहन क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि हम लोग के सिलेबस में दो तरह के अपोहन पढ़ने हैं। एक का नाम है सिंपल अपोहन, दूसरा का नाम है वैद्युत अपोहन। इसको डायलिसिस कहते हैं। जब आप कोलाइडी विलयन बनाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो कोलाइडी विलयन बनाते ही हैं। जब कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो इसमें कुछ इंप्योरिटीज रह जाती है। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, अरे यार सुनना ही होगा,
तब तक तो कम से कम सुनना ही होगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि कोलाइडल विलयन बनाते हैं, जब आप कोलाइडल विलयन बनाते हैं चाहे किसी भी विधि से बनाई, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाती हैं, अशुद्धियां रह जाती हैं। वो अशुद्धियां बड़ा खतरनाक होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कोलाइडल विलयन को हमेशा तोड़ने का काम करती हैं। तोड़ना माने जाके पेंदी पर बैठा देती है और क्षेपित हो जाती हैं। तो एक खास लेवल छोड़ करके, अशुद्धियों के खास लेवल को छोड़ के बाकी फालतू के अशुद्धियां निकाल करके फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, शुद्ध करते हैं। उसी प्रक्रिया का नाम अपोहन है। मतलब एक तरह से कहें एकदम सिंपल शब्दों में कि कोलाइडल विलयन को शुद्ध करने की एक विधि का नाम है अपोहन। इस विधि से कोलाइडल विलयन में जो अशुद्धियां हैं, बेकार पदार्थ हैं, फालतू पदार्थ हैं, एक्स्ट्रा पदार्थ हैं, उन्हें निकाल करके बाहर फेंकने का काम किया जाता है। तो अब यहां पर देखिए क्या होना चाहिए सही जवाब, अपोहन है। कोलाइडल विलयन बनाने की विधि नहीं भाई, एकदम नहीं है। कोलाइड शुद्ध करने की विधि, हाँ एकदम सही है, कोलाइड शुद्ध करने की विधि है ये, इससे आप शुद्ध करते हैं कोलाइडल विलयन को। कोलाइड अस्थायी कारक नहीं, ये तो एक तरह से समझ लीजिए कि अस्थायी और अस्थायी से इसका लेना देना नहीं है, अस्कंदित और अस्कंदित से। हम लोग इसको यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में एक नए उत्साह, नए जोश के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई की अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।